हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज जो हमारा पेपर है वो हमारा लास्ट पेपर है असिस्टेंट ग्रेड 3 का। इससे पहले हम इसके 5-6 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं 12-13 क्लास में। कुछ पीजीटी के पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारे इस सीरीज में जो है ये हमारा आखिरी पेपर है। और जहाँ तक है इसकी कल ही दो सुबह में ही मॉर्निंग में एक क्लास डल जाएगी, क्योंकि मेरे को आपका ग्रुप भी अपडेट करना है। ग्रुप को पूरा अपडेट करना है जिससे कि आपके डाउट्स जो है वो सारे उस ग्रुप में ऐड हो जाएं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी आ जाएगी और एक आपकी कल आएगी। उसके बाद हमारा ग्रेड 3 के कंप्लीट पेपर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एक ग्रुप में पोल, उसमें यूट्यूब पे एक पोल डालूंगा मैं, आपको जीएस या इंग्लिश में से कौन सा यहाँ पे जीएस या इंग्लिश में से कौन सा आपको यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए। कुछ लोग मेरे को क्वेरी भेज रहे हैं कि रीजनिंग करा दो। देखो, झूठ बोलने वाली आदत नहीं है, ये रीजनिंग में नहीं करा सकता, क्योंकि रीजनिंग मैंने कभी थ्रूली पढ़ी ही नहीं, कभी भी नहीं पढ़ी मैंने। और मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठ के रीजनिंग पढ़ के तुम्हें पढ़ाऊं तो मुझे लगता है वो तो तुम्हारे साथ जाती होगी, फालतू की बात होगी। मैं खाली व्यू के लिए आपको रीजनिंग पढ़ाने लग जाऊं। मैं आपको जीएस भी पढ़ा सकता हूँ अच्छे से, इंग्लिश तो मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। इंग्लिश में तो शायद मेरे को हाथ पकड़ भी ना पाए, तो मैं जीएस और इंग्लिश दोनों पढ़ा सकता हूँ। आप पोल में भाग लेना, जिसके वोट ज्यादा होंगे उसकी मैं कोशिश करूंगा असिस्टेंट ग्रेड 3 की इस महीने के एंड तक आपके सारे पेपर कंप्लीट करा दूं। ठीक है, बाकी आपका कल डाउट ग्रुप भी जो है वो अपडेट हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हो। कल आपका वो पूरा असिस्टेंट ग्रेड 3 के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 20-22 के आसपास, मैं वो सारे डाल दूंगा। और वो 20-22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग हर दूसरे पेपर में रिपीट भी आए हैं और अच्छे भी हैं। ठीक है, या तो वो रिपीट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें आएंगे, और या तो वो बहुत अच्छे हैं इसलिए आएंगे। बहुत अच्छा तो एक आधा ही क्वेश्चन है, लेकिन रिपीट जो सबसे ज्यादा हो रहे हैं मैं वो सारे क्वेश्चन उसमें से 22-25 के आसपास वो सारे क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो हमारी बची हुई है उसका फर्स्ट पार्ट मैथ का कर लेते हैं। ठीक है, आपकी आने वाली सारी 2024 के जितने भी एग्जाम है उन सबके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा पेपर है, तो ज्यादा कुछ इसमें था भी नहीं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज द नंबर एक्स की पावर 7। एक्स की पावर 7 के सेम क्या है? हमें पता है जब हम घातों को, देखो इसमें 2-3 फैक्ट है, जैसे कि एक तो मेरे को प्लस दिख रहा है, एक मेरे को डिवाइड दिख रहा है, एक मेरे को मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स ना लेके मैं बोलूं कि अगर मैं एक की घात एक को पहले मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ और एक की घात 2, जबकि हमारे बेस सेम है, बीच में गुणा का निशान है, तो यहाँ पे हम इन घातों को जोड़ लेते हैं, तो ये बराबर होता है एक की घात 3 के। ठीक है, जुड़ गई। अगर मल्टीप्लीकेशन में हमारी घातें जो है वो प्लस हो जाती हैं, अगर मैं डिवाइड करने लग जाऊं एक की घात 2 एक की घात 1 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? तो ये घातें आपस में माइनस हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में प्लस हुई थी तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगी, तो हमारे यहाँ पे एक की घात 1 बचेगा। दो चीजें यहाँ पे। तीसरी चीज जो प्लस वाली है इससे हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो आता भी नहीं है, पता नहीं क्यों डाल रखा है। तो हमारे पास डिवाइड वाली कंडीशन एक ये है, डिवाइड वाली कंडीशन एक ये है, और हमें एक्स की पावर 7 चाहिए। एक्स की पावर 7 चाहिए तो मैं 10 में से 3 करूंगा, तो मुझे तो मूजबानी करने की जरूरत है। मैंने 10 में से 3 घटाया तो मेरे को एक्स की पावर 7 मिल गई, मिल गई। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर हो गया। और चेक कर लेते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे माइनस होगी, 7 में से 1 जाएगा तो कितनी आएगी? एक्स की पावर 7। हमसे तो 7 पूछा था, एक्स की पावर 6 आई। मल्टीप्लीकेशन में है, 7 में एक एक्स की घात 1 जुड़ जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 8 आ जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। सिंपल सा पेपर आया था, ज्यादा कुछ कठिन था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी ठीक क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं, काफी ठीक क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 30%। कुकिंग ऑयल का प्राइस जो है वो 31% बढ़ गया। ठीक है भाई, कुकिंग ऑयल था, कुकिंग ऑयल था, उसका प्राइस पहले 100 था, अब प्राइस टू उसका 131 हो गया। ये तो बोला मेरे को सवाल ने, जैसी मेरे को परसेंटेज दिखी मैंने अनुपात में उनको लिख लिया। ठीक है, एक पर बाय व्हाट परसेंट शुड ए फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन द अकाउंट। मतलब कि उसे उतना ही खर्चा करना है जितना कि वो पहले करता था।
ठीक है। अब इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस 1 प्राइस 2 है मेरे पास। तो अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं, कंजम्पशन यानी कि खपत की बात करूं, हिंदी में लिख देते हैं, कंजम्पशन की बात करें, खपत की बात करें, तो अगर यहाँ पे 131 खपत हो रही होगी तो यहाँ 100 खपत हो रही होगी, यही तो है। अगर मैं इनका अनुपात लूंगा तो प्राइस का जो रेशो होगा, जो प्राइस का रेशो आएगा वो कंजम्पशन के रेशो का उल्टा आएगा, ठीक है। कंजम्पशन के रेशो का उल्टा आएगा, तभी तो यहाँ पे बराबर पैसे बन पाएंगे। भाई यहाँ पे अगर मैं कंजम्पशन मल्टीप्लाई में खपत की बात करूं तो मेरे को यहाँ भी 13,100 रुपये बनेंगे और यहाँ भी 13,100 रुपये बनेंगे, ऐसे तो बनेंगे। जब मैं प्राइस का रिवर्स कर दूंगा खपत को, यानी कंजम्पशन को अगर मैं प्राइस का अल्टर उसको मान लेता हूँ, अपोजिट मान लेता हूँ, तब हमारा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम बनता है, ठीक है। तो उसे खपत कितनी कम करनी पड़ेगी भाई, पहले खपत कितनी थी, मेरे को यहां से दिखाई दिया कि पहले खपत तो 131 थी और अब 100 हो गई। कितनी कम करनी पड़ी, 31 कम करनी पड़ी। पहले कितनी थी, पहले पे ही तो निकालेंगे परसेंटेज, 131 पे 31 कम करनी पड़ी, तो मल्टीप्लीकेशन हमने 100 कर दिया। तो हमको यहाँ से क्या मिला, 3100 अपॉन में 131, इससे हमने इसको डिवाइड करा तो कितना हो गया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तिया पे तो नहीं जाएगा, 13 दूनी 26 पे जाएगा, तो 262, 262 से बच गया 38, 38 और एक 48, 480 हो गया। अब देख लेते हैं, बस एक अंक की जरूरत हो रहा है हमें, तो 20 वाला तो नहीं होने वाला, 19 तो होने नहीं वाला, ठीक है। ऑप्शंस पे हमेशा निगाह रखो, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब 13 दूनी 26 तो होते तो 2 से तो ज्यादा आएगा, 13 तिया 39 होते हैं तो 3 वाला ही आंसर होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस को हमेशा दिमाग में रख के चलेंगे कि ऑप्शंस हमको क्या दिए हुए हैं, हमें बहुत सारे कैलकुलेशन बचा के देंगे ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा काटने जाते तो वहां फंस जाते, कहीं फंस जाते आप, मानो 23.67, आपके 23.67 की जगह 23.41 आया, आप इसी ऑप्शन को देखते रह गए, लेकिन आपको यही नहीं पता चला कि बाकी में तो किसी में 23 है ही नहीं, तो आंसर तो मेरा यही होने वाला है। ऑप्शंस को हमेशा दिमाग में रख के आप मैथ को टारगेट करोगे, क्योंकि हमारा पेपर इतना शॉर्ट अप्रोच का होता है, इतनी ज्यादा डिमांडिंग होता है कि आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इकाई गांग, मल्टीप्लीकेशन, डिजिट, यूनिट डिजिट, आपको सब पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। गुणनफल में निम्नलिखित में से इकाई का अंक कौन सा होगा, आपके लिए होमवर्क, सिंपल सा क्वेश्चन है। इकाई के अंकों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो इनके मल्टीप्लीकेशन से इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। ये हमारे चार्ट्स के क्वेश्चन थे, तो मैंने इनको ऐसा का ऐसे पीडीएफ में क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है, इंग्लिश हिंदी दोनों में डाला हुआ है, ठीक है ना, किसी को दिक्कत ना हो, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। नीचे दी गई तालिका 6 अलग अलग वस्तुओं के अंकित मूल्य व छूट को दर्शाती है, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बी और ई के विक्रय मूल्य में अंतर बताओ। भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य में से जब मैं छूट को घटा दूंगा तब विक्रय मूल्य मिलेगा। हमको पता है अगर बी और ई के विक्रय मूल्य की बात करिए तो मैं बी और ई को पकड़ता हूँ, बी को पकड़ता हूँ और ई को पकड़ता हूँ। मेरे को पता है, मेरे को मार्क प्राइस दिया हुआ और छूट दी हुई है। अगर मार्क प्राइस ये है और छूट 20% है, तो मैं यहाँ से एसपी निकाल सकता हूँ। एसपी कितना होगा, मार्क प्राइस 100% होगा अपने आप में मार्क प्राइस जो होगा वो 100% होगा। 100% में से बी में 15% की छूट है, तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे एसपी 85% हो जाएगा ऑफ एमपी, ठीक है, ऑफ एमपी, सीपी नहीं, ऑफ एमपी। यहाँ पे 10% की छूट होगी तो यहाँ पे 90% हो जाएगा, यहाँ पे 90% हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं, अब मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूं, कि अगर मेरा बी का एसपी कितना होगा, हमारा बी का एसपी होगा 3000 का 85%। एक दो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 का 5, एक हासिल, 8 या 24 और एक 2550 हो गया एसपी। इसी तरीके से मैं डी का एसपी भी निकाल लेता हूं। डी का एसपी हो जाएगा मेरा, डी कितना है 2600 एमपी, मल्टीप्लाई में 90, क्योंकि हम एसपी निकाल लें, तो 90 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 0 के 0, 9 6 54 का 4, 5 हासिल, और 9 दूनी 18 और 5 2340 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सॉरी राइट आंसर नहीं हो जाएगा, हमसे अंतर पूछा था इन दोनों के बीच में। तो 2550 से 2340 में कितना अंतर है? 210 का अंतर है, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? स्टडी द चार्ट। ये भी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था और चार्ट का क्वेश्चन था, तो मैंने इसको भी ऐसा कैसा डाला है। पर ये जो हिंदी का पेपर था उसमें भी जिस व्यक्ति ने पेपर दिया था वहां पे ट्रांसलेट कर रहा हुआ था इंग्लिश में। तो आपका जब आपको पता होगा डीएसएसबी के आंसर की उस लैंग्वेज में आती है जिसमें वो लास्ट सबमिट करा गया है क्वेश्चन, तो उसने लास्ट सबमिट कराया वो इंग्लिश में, इसलिए वो यहाँ पे इंग्लिश में है। ठीक है, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। द पाई चार्ट गिवन here represents the domestic expenditure of a family in percent. Study the chart and answer the following question. If the total monthly income, अब मेरे को एक चीज मिल गई यहाँ से पढ़ने के बाद कि टोटल मंथली इनकम इसने मेरे को फैमिली की दे दी 65,600। इसी से रिलेटेड कोई सवाल पूछ रहा होगा, देख लेते हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मेरे को फूड दिया हुआ है, मेरे को हाउस रेंट दिया हुआ है, मेरे को एंटरटेनमेंट दिया हुआ है, चाइल्ड एजुकेशन दिया हुआ है, मेडिकल दिया हुआ है और प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड भी है। अगर आप लोगों ने सारी देखी है तो ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। कैसे पिछला रिपीटेड था? हाँ, ये भी रिपीटेड था, ये भी एक दो बार आ चुका है। ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, मैं बताना भूल गया आपको, है ना। ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ये भी 1 बार आ चुका है शायद पाई चार्ट, है ना। हाउ मच इज द मेंटल एक्सपेंस पर मंथ? मेंटल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, सॉरी मेडिकल एक्सपेंस कौन सा है हमारा? ये वाली डोट हमारी ये 8% वाली, ये मेडिकल हो गया हमारा, मेडिकल एक्सपेंस हो गया। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 100% की वैल्यू जो है वो 65,600 है, तो मेरे को 8% की वैल्यू निकालनी है। तो 65,600 बट्टे में 100 मल्टीप्लाई में 8, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो हमारा कितना आ गया? 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 का 8, 4 हासिल, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 का 8, 4 हासिल, 8 पंजे 40 का और 4 का 4 4, और 8 छिंग 48 और 4 हमारा 52। 5248 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज 10% ब्याज की दर से 6800 रुपए है, तो समान समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये क्वेश्चन भी हमारा कम से कम चौथी बार रिपीट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 4 बार अच्छे तरीके से 2 बार अच्छे तरीके से करा चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम सीधा पकड़ते हैं इसको। तो हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो मेरे को यहाँ से क्या पता चला? मेरे को जैसे क्वेश्चन को अप्रोच एग्जाम में करना होता है मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, 2 वर्षों का मेरे को 10% की दर से साधारण ब्याज दिया हुआ, तो मेरे को यहाँ से क्या पता चला कि इसको पर ईयर 3400 रुपए देने होते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। और मुझे पता है चक्रवृद्धि ब्याज के केस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सालों में बराबर होता है, यानी कि कंपाउंड में भी 3400 मिले होंगे। अब कंपाउंड में अगले साल 3400 तो मिले होंगे, लेकिन इस 3400 का 10% और मिला होगा, क्योंकि 10%, क्योंकि वो प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, वो मिलने वाले इंटरेस्ट पे भी लगेगा। पहले साल जो इंटरेस्ट मिल गया उस पे भी लगेगा। अगर उस पे भी लगेगा तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो और काट दूं तो 340 और लगेगा, यानी कि प्लस में 340 लगेगा। या तो आप इसमें सीधा 340 जोड़ दो या ऐसे करके जोड़ दो, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? आपका आ जाएगा 7140, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये वाली अप्रोच एग्जाम के लिए सीखनी पड़ेगी, वरना बार बार निकालोगे तो पहले प्रिंसिपल निकालोगे, प्रिंसिपल से फिर इंटरेस्ट पे जाओगे, इंटरेस्ट से फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाओगे। 6-7 स्टेप में क्वेश्चन होगा अगर आप बेसिक से करते हो तो इसे। ठीक है, ये बाइफर्केशन की ट्रिक है, थोड़ा बहुत आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 15, 20 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 प्राप्त होता है। हमको पता है हमको इन संख्याओं का एलसीएम लेना है और प्लस में 8 कर देना है, हमारा यहाँ पे आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। तो आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपने आप कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका होमवर्क में हो गया, कमेंट सेक्शन में आंसर मार्क कर देना। ठीक है, 7 के बाद 8, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 68% है,
ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, एक सेकेंड देना मेरे को। हेलो, हाँ जी सॉरी, कॉल आ गई थी। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 68% है तो लाभ प्रतिशत बताओ। भाई मेरे को विक्रय मूल्य से कंपैरिजन करवाया है, किसका, क्रय मूल्य का। अब मेरे को क्रय मूल्य तो मानना आता है, लोग क्रय मूल्य को तो 100% मान लेते हैं, लेकिन इस वाली कंडीशन ऐसी है कि मेरी तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की करी है, तो मैं इसका सेलिंग प्राइस को 100 मान लेता हूँ, मैं इसको सेलिंग प्राइस को 100% मान लेता हूँ। तो अगर मैं सीपी की बात करूंगा तो सीपी जो है उसका 68% हो जाएगा, परसेंट से परसेंट काट दूंगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 100 रेशो में 68, 100 रेशो में 68, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा भाई, 68 सीपी है, 100 एसपी है, तो मैं यहाँ से देखूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 32 मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। कितने पे, कितने पे प्रॉफिट मिलेगा, सीपी कितना है, 68 है, 100 नहीं है, सीपी हमारा 68 है, तो 68 पे मिलेगा और मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं। जरा इसको काट कूट के, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो हमारा कितना हो गया 800 बटे में 17, 17 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 17 थी 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 85 तो नहीं जाएगा, 17 चौका 68 ही जाएगा, 68 जाएगा तो कितना बचेगा, एक 68 जाएगा तो 120 बचेगा, और 17 17 सत्ते 17 सत्ते 119 पे जाएगी फिर माननी, तो 47%, और उसके बाद भी समथिंग बनेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में 47% है, पॉइंट के बाद कोई अंक है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। 10,000 रुपए पर 3% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 609 रुपए है, अवधि बताइए। अब ये क्वेश्चन लगातार 3 सेटों में अलग अलग नंबर्स के साथ आ चुका है, ठीक है, अलग अलग नंबर्स के साथ आ चुका है, और मैंने आपको पहले ही सेट में बताया था कि इस परसेंटेज से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे ईयर्स चाहिए और हमें यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अमाउंट अपोन में प्रिंसिपल डालेंगे। अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट अपोन में प्रिंसिपल को डालेंगे। प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है 609, प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 1609, अपोन में प्रिंसिपल कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। जब मैं इसको देखूंगा तो कटेगा कुछ नहीं, तब मेरे को यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कुछ भी बनाना है, जो मिल जाए जो बन जाए वही हमारा ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ कटता नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 100 का स्क्वायर है। अगर नीचे वाला 100 का स्क्वायर है, ऊपर 609 है, तो मेरे को यहाँ से 9 देख के पता चलना चाहिए कि 103 का स्क्वायर बन सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा ये। अगर आपको 103 की क्यूब स्क्वायर आता है तो ठीक, अच्छी बात है, वरना आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, वैसे ही 103 का स्क्वायर ही है, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये मिल जाएगा कि कितना स्क्वायर हो रहा है क्यूब हो रहा है, तो यही हमारे ईयर्स होंगे, तो हमारे यहाँ पे कितना ईयर्स आ गए, 2 ईयर्स आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा एक सॉरी ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। कितने वर्षों में 8,000 रुपए 5% साधारण ब्याज से बढ़कर 12,000 रुपए हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मार्क कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 फिर से पाई चार्ट का क्वेश्चन था, तो इसकी इमेजेस हमने ऐसी की ऐसी डाल दी इसमें, ठीक है। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। अब मेरे को पाई चार्ट जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले लाइन में कहीं भी कुछ टोटल वगैरह नहीं दिया हुआ, तो मैं नीचे वाले पढ़ लेता हूँ। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक ने मुद्रण लागत के रूप में, मुद्रण लागत की बात उसने करी, 10,800 रुपए का भुगतान किया, मेरे को क्या पता चला, मेरे को यहाँ से पता चला मुद्रण लागत जो है वो 20% है, यानी कि 20% की उसने वैल्यू मेरे को 10,800 दे दी, ये मेरे को देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसने क्वेश्चन करा, तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली कागज की लागत की राशि याद कीजिए। कागज की लागत कितनी है, कागज की लागत 25% है। 25% है तो 20% इतना है, तो 25% कितना हो जाएगा,
10,800 बटे में 20 और मल्टीप्लाई में 25, तो 25 पंजे और 5 चौक, 4 से स्कोर काट लो, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, 4 सत्ते 28 और डबल 0, तो हमें यहाँ से मिल गया कितना 5 मल्टीप्लाई में 2700, तो 2700 और मल्टीप्लाई में 5, 0 0, 5 सत्ते 35 का 5, 3 हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,500 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको इरेज करना भूल गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोलने वाला है कि आंसर इरेज कर दिया करिए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, क्योंकि पीपीटी बनाने में एक्चुअल में टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो मान तीसरे मान के 15 और 30% हैं, 15% and 30% of a third value, what is the percentage, what percentage is first value of second value? एक सेकंड, मेरे को इस क्वेश्चन में गलती लग रही है कुछ, इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर हुई है। गिव मी ए मिनट टू, हाँ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू 15% एंड 30% ऑफ थर्ड वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला यदि दो मान तीसरे मान के 15% और 30% हो, ठीक है, तीसरे मान से तुलना करवाइए, तो मैं बोल देता हूं कि ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है और ये तीसरी वैल्यू है। अगर ये 100% है तो ये सिर्फ 15% होगी और ये सिर्फ 30% होगी। ठीक है, इनकी बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो उसने बोला कि दूसरा मान पहले मान से का कितना प्रतिशत है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकेंड वैल्यू, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट वैल्यू। ये फिर उल्टा लिखा गया, हम इसके इंग्लिश को कंसीडर नहीं कर रहे, हम इसकी हिंदी को कंसीडर नहीं कर रहे, इंग्लिश की को कर रहे हैं। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकेंड वैल्यू, पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितनी है, ये बोल रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या यानी कि 30 की तुलना में कितनी है, तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ देख के पता चल रहा है कि 50% है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, दूसरी का नहीं, पहली का मान दूसरी की तुलना में कितना है, ऐसा होगा ये, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा है ना, ध्यान रखूंगा आगे से। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। एक कार मालिक लगातार वर्षों के लिए 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीदता है। लगातार वर्षों यानी कि पहले साल उसने 70 रुपए प्रति लीटर खरीदा, दूसरे साल 80 रुपए और तीसरे साल 90 रुपए प्रति लीटर खरीदता है। यदि वह प्रति वर्ष 25,200 रुपए खर्च करता है, यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि पहले वर्ष उसने 70 रुपीज पर केजी पे पेट्रोल खरीदा और टोटल पेट्रोल कितना खरीदा, 25,200 रुपए का खरीदा, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर उसने बोला कि 80 रुपीज पर केजी पे खरीदा और फिर उसने 25,200 का खरीदा। फिर उसने बोला कि 90 रुपए पर केजी पे खरीदा और इस साल भी उसने 25,200 ही खर्च करे। तो पेट्रोल की प्रति लीटर औसत लागत कितनी होगी। औसत लागत पता करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना खर्चा हुआ, तो वो तो मेरे को यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर तीनों साल का जोड़ के मिल जाएगा, जिसे मैं निकाल ही लेता हूँ। 0 0 6 5 या 15 का 5, एक हासिल, 6 और 1 7, 75,600, 75,600 हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। और औसत निकालने के लिए हमें को चाहिए कि कितने लीटर पेट्रोल खर्च हुआ, तो लीटर निकालने के लिए हम 25,200 को डिवाइड करेंगे किससे, 70 रुपीज पर केजी से, तभी हमारे पास लीटर निकल के आएगा। तो अगर मैं यहां से इसको काटूंगा तो मेरे को मिलेगा 7 21 और कितना बच गया 4 7 6 42, 360 लीटर। ठीक है, सेकंड वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो 25200 डिवाइडेड बाई 80, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 से इसको काट देंगे तो 8 दिया
24 और 8 एकम 8 और 8 पंजे 40 लीटर आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम काटेंगे तो ये 25,200 डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा। 90 रुपीज पर केजी है। जीरो से जीरो काट देंगे, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, और कितना बच गया 7, 9 72 280 kg। तो हमको यहाँ पे पता चला कि कितने टोटल लीटर पेट्रोल लगा, 5 का 5, 8 और 1 9 और 6 17, 9 और 6 15 का 5, एक हासिल, 3 3 6 3 9, 955 लीटर पेट्रोल लगा टोटल 3 सालों में, कुल इतने रुपए का। अब मेरे को एवरेज निकालना है। एवरेज कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल क्वांटिटी। तो मेरे को टोटल क्वांटिटी पता है 955, टोटल एक्सपेंडिचर पता है 7,000, सॉरी 75,600, अपॉन में 955 से काट देंगे। तो ये काटना बड़ा भारी पड़ेगा मेरे को, मुझे लग रहा है। ठीक है, 955 से काटेंगे तो मेरे को ये मिलेगा, चलो मैं पूरा ऐसे ही काट देता हूँ, 9 अट्ठे 72 होता है, तो 9 अट्ठे 72 पे चली जाएगी पूरी माननी। तो मैं देखो, मेरे को यहाँ पे ना ऑप्शन दिखाई दिए, मैंने दोबारा देखा ऑप्शनों को, तो यहाँ पे 8 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर 8 वाला ऑप्शन बन जाता है तो मैं इन तीनों को कंसीडर ही ना करूं। तो मैंने यहाँ पे 8 वाला ऑप्शन कंसीडर करा कि 955 और 9 अट्ठे 72 होता है, तो 7 5 6 के आसपास बनेगा क्या। 8 पंजे 40 की 0, 4 हासिल, 8 पंजे 40, 4 44 का 4 लगाया, 4 हासिल, 9 अट्ठे 72 और 4 76, 7640 हमारा बनेगा। जबकि हमारा 7640 नहीं बनना है, जबकि हमारा 7640 नहीं बन रहा है। हमारा तो कितना बन रहा है, हमारा तो 7500 बन रहा है, हमारा तो 7500 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो हमारा 80 पे तो नहीं जा रहा, 80 पे नहीं जा रहा, तो फिर 70 पे जाएगा। 70 पे जाएगा तो कितना जाएगा, एक बार इसको इरेज करके दोबारा लिखना पड़ेगा फिर हमें, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी हो गई, अब थोड़ी जगह कॉम्पैक्ट हो चुकी है, माफी चाहते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमको जगह बढ़ा लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। 9557 जा चली जाएगी, 7 जा जाएगा तो 9 7 पंजे 35 का 5 लगा 3 हासिल, 7 पंजे 35 और 3 38 का 3 लगा 3 हासिल, 9 सत्ते 63 और 3 63 और 3 71, 63, अरे नहीं, 7 पंजे 35 का 5 3 हासिल, 7 पंजे 35 और 3 38 का 3 हासिल, 9 सत्ते 63 और 3 63 और 3 66 होते हैं। 6685 आएगा। ठीक है, यानी कि मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि ये 7 8 से ऊपर ही आएगा। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से लगाऊंगा तो मैं 7916 लगा दूंगा, क्योंकि ये कैलकुलेटिव ज्यादा बन रहा है। ठीक है, यहां तक निकाल के मैं इसको 7916 आंसर को टिक करूंगा, क्योंकि मैंने अट्ठे पे देखा था कि वहां पे 100 का ही गैप रह रहा था, तो मानिए उसकी 6 7 के बाद ही चलेगी कहीं जाके। ठीक है, तो मैं ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं इसे नॉर्मली काट लेता हूँ। मैंने भी इसको 955 से काटने की पता नहीं क्यों ही ठानी, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, काट लेते। तो हमारा कहीं हमने जोड़ घटा में कुछ गलती नहीं कर दी, लगता तो नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा है 75600, हमें उसे 955 से काटना है, तो 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 4 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 की 0, यानी कि 15120 अपॉन में 191। 19 से ये जाएगा कितनी बार, 7 19 7 19 7 7 एकम 7, 7 एकम 7, 9 सत्ते 63 का 3 6 हासिल, 7 एकम 7 और 6 6 दूनी 12 और 1 1337, 1337 100 1512 में से घटेंगे तो कितना बचेगा, 1337 से 63 1400, 1400 और 112, तो 5 6 और 1 7 175 1750 बचेगा। फिर ये कितने पे जाएगा, फिर ये जाएगा 19 निम्मा, 19 निम्मे पे जाएगी माननी, 19 निम्मे पे जाएगी तो मेरा 79 आते हैं, मेरे को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 7916। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी हम इसको
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हम इसमें कुछ और कर सकते हैं, पता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को देखते हैं, मैं इसमें दोबारा देखूंगा एक बार ना। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है। हमको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है, यानी कि ये 100 है और 112 है, ठीक है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी? बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 12 कम है और ए से तुलना करवा रहा है, तो 112 को नीचे रख देते हैं, मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है ये भी, ये क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव आ गया आपका। तो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो मेरे को मिलेगा 6 और 2 पंजे 10 और 2 6 12, फिर 2 से काटूंगा तो 3 मिलेगा, 2 से 2 एक 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर मैं 4 सत्ते 28 काटूंगा तो 4 से ये 25 बार कटेगा, 25 दिया 75/7 हमारा आंसर आएगा। और 75/7 का मतलब है 10 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, यानी कि हम इसको बिना देखे पूरा काटे 10.7% को हम यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 10.71% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा गलत है। क्यों? मन कर रहा है मेरा कहने का, बस, ठीक है। तो इसने बोला कि एक सेकंड, मेरी तबीयत बीच बीच में खांसी आ रही है, ठीक है। 1000 और 3300 के बीच कितनी संख्याएं 125 से बिल्कुल विभाजित है? के बीच की बात करिए, ठीक है, के बीच की बात करिए तो ना तो 1000 काउंट होगा और ना 3300 काउंट होगा। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 1000 है और 3300 है, 3300 तो 125 से नहीं कटता, ठीक है, लेकिन 1000 मेरा इससे कटता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि 3300 और माइनस में 1000 कर देता हूँ, तो 0 0 3 और 3 सॉरी 2, तो मेरा जो अंतर 2300 बना है इसको मैं 125 से काट के देख लेता हूँ। 25 से कम 25, 125 से कम 125, कितना बच गया? 75 और 30, 105, 125 से कम 125, 75 और 30, 105 और 0 लग जाएगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो 125 से दोबारा काट लेता तो 125, 250, 1000 अट्ठे पे 1000 होता है और अट्ठे पे 1000 होता है, तो अट्ठे आ जाएगा यहाँ पे। 18 संख्या ऐसी हो जाएंगी जो कि हमारी 10 इससे कट जाएंगी, 1000 और इसके बीच में, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 को भी काउंट कर लिया था, तो जो +1 वाला केस बनता है वो हमारा ऑलरेडी इसमें काउंट हो गया, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ये नियर बाई ऑप्शन 19 है, अगर आप इसको लगाना चाहो तो टिक कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन गलत है, इसका राइट आंसर होना चाहिए 1000। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना लोग बाग कहेंगे अपनी मर्जी से 18 लगा दिया, ठीक है। तो मेरे को इसने 1000 और 3300 बोला है, तो ना तो बीच की बात करिए तो ना तो 3300 काउंट होगा ना तो 1000 काउंट होगा। अब मुझे 1000 जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि जो 1000 होता है वो 125 के मल्टीपल में आता है, 125 अट्ठे आता है, तो अट्ठे तक तो काउंट नहीं होने वाला, ठीक है। और 3300 के पहले कौन सी संख्या है जो 125 से कटेगी? तो मेरे को पता चलता है 3250 जो है वो 125 से कटेगा। 3250 जो होता है वो हमारा किसके काउंट होता है? 125 और मल्टीप्लाई में 125 250, 250 से 75, 125 दूनी 250, 250 में बच गया 50, 75 यानी कि 750, और ये हो जाएगा 26, यानी कि 26 टाइम हो जाएगा। यानी कि हमारा अट्ठे तो काउंट होगा नहीं, तो अट्ठे से अगली संख्या कौन सी है? निम्न काउंट होगी। अगर निम्न काउंट होगी यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 9 से लेके 125 के 9 से लेके 26 तक के मल्टीपल्स जो होंगे उसमें काउंट होंगे। यानी कितने मल्टीपल काउंट होंगे? तो मैं बोलूंगा 26 माइनस में 9, क्योंकि हम यहाँ पे एक संख्या वो भी गिन रहे हैं जो आगे पीछे आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहली संख्या है वो 1125 होगी, ये भी गिनी जाएगी और ये भी गिनी जाएगी, तो हम यहाँ पे इसलिए +1 और करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा मेरा? यहाँ से मेरा आएगा 17 प्लस में 1, यानी कि हमारी संख्या कितनी आ गई? हमारी 18 संख्या आ गई, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑप्शन हमारा 18 इसमें नहीं है, ठीक है। मैंने आपको 2 तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया, कहीं बाद में मेरे को ऑब्जेक्शन उठाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है,
छह अंकों की संख्या जो 4 अंकों की संख्या जो 6 से शुरू हो 8 पे खत्म हो, कौन सी होती है? इसको भी कराने की जरूरत है? मुझे लगता तो नहीं है। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? बीच में बस 9 डाल दो। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? जग जाहिर बात है इन दोनों का अंतर हमेशा ही 990 रहेगा। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या आप उठा लीजिए जो 3 से शुरू होती है और 0 पे खत्म होती हो, उसका भी 990 ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन चलते 17। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 17 क्वेश्चन हमारा आ गया। 17 क्वेश्चन हमारा क्या बोला? द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 4 years अगो इज 25। एवरेज एज की बात करी है, एवरेज एज की बात करिए और 4 साल पहले की बात करिए। कितने बंदों की? 3 बंदों की, पति पत्नी और उसका बच्चा। कितना एवरेज है? 25 है। तो मैं टोटल निकाल सकता हूं। तो ये तो मेरे को काम करना ही है। जब मेरे को एज वाला क्वेश्चन दिखाई दे, तो इक्वेशन दिखाई दे, तो भाई ये तो करना ही करना पड़ेगा। तो 25 या 75 मैंने अपने मन के साइड के किसी कोने में रख लिया। 75 जब मैंने टोटल रख लिया, फिर उसके बाद मैंने अगली कंडीशन पढ़ी कि एक और दे दी इसने, तो कि 5 वर्ष पहले पति और बच्चे की औसत आयु, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 साल थी। 4 वर्ष पहले की तो कंडीशन ये थी, यानी कि उससे 1 वर्ष और पीछे की बात कर रहा है। यानी कि मैं 5 वर्ष की बात करूं तो 2 बंदों का जो एवरेज था वो 22 था। 5 वर्ष पहले 2 बंदों का एवरेज 22 था, यानी कि अभी जो है वो 44 के होने चाहिए। अब मेरे से पति की एज पूछी है। पति की अगर मैं एज निकालूंगा तो मेरे को इन दोनों कंडीशंस को एक जगह रखना पड़ेगा। अगर एक जगह रखना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें इसको 5 साल को आगे ले जाता हूँ और 1 साल, यानी कि मैं इसमें 2 साल और जोड़ देता हूँ। यानी कि मैं इनको 4 ईयर की कंडीशन पे ले आता हूँ। 4 ईयर पहले ही जो इनकी एज होगा, एज का टोटल वो 46 होगा और इसका 75 था। मैंने ऐसे निकालना स्टार्ट करा तो मेरे को 25 और 4 29 साल मिल गई। मेरे को यहाँ पे 29 साल मिल गई। यहाँ पे 2 लोग कौन थे? वाइफ थी और चाइल्ड था। यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे पति को क्या बोलते हैं? हस्बैंड, और वाइफ और चाइल्ड था। तो वाइफ और चाइल्ड तो इसमें से कट गई, तो यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड बचा। हस्बैंड कितना बचा? हस्बैंड हमारा 29 ईयर्स का बचा। 29 ईयर्स का हस्बैंड हमारा बचा। वर्तमान समय में कितनी एज होगी? क्योंकि ये जो कंडीशंस थी हम इसको 4 ईयर्स पे ले आए थे, -4 ईयर्स पे लेके आ गए थे। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो करंट की एज आ जाएगी। करंट की एज कितनी आ जाएगी? 33 ईयर्स हमारी यहाँ पे करंट की एज आ जाएगी हमारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एज को आगे पीछे करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा सिंपल सा है, पर ये ऐसा ही आया था क्वेश्चन। देख लो डीएसएसबी क्या क्या काम करती है। ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था, और अगर मैं इसको ऐसे क्यों ही सोल्व करने बैठूंगा तो मेरे को पता चलेगा इस 49 की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। इस 256 की वैल्यू जो होती है वो 16 होती है, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। चाहे आप पेपर चेक कर सकते हो, कहीं आप बोलोगे पीपीटी ऐसी बना दी होगी, पीपीटी में गलती कर दी होगी, नहीं, ये ऐसा ही क्वेश्चन आया। तो अगर मैं 7 और 16 की मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरा जो आएगा कितना आएगा? 6 7 42, 4 6 एकम 6 और 4 10, 102 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए, जो कि नहीं है। इसने क्या कर रखा है? 7 और 16 को प्लस करके 25 आंसर दे रखा है। 6 दूनी 12 और 1 13, 23 आंसर दे रखा है। ठीक है, इसने जो दे रखा है। तो ये क्वेश्चन भी गलत है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन गलत मिल गया। भगवान जाने डीएसएससी वाले चाहते ही हैं आधी चीजें तो गलती दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका गलत था। उससे पहले एक वो 1000 वाला क्वेश्चन भी गलत था। तो काफी क्वेश्चन गलत दे देता है डीएसएसबी भी। ऐसा खौफ मना के मत चलना पेपर में कि मैं जा रहा हूँ सारे क्वेश्चन करके आऊंगा। नहीं भाई, एक आधा क्वेश्चन गलत भी होता है, कहीं तुम्हारा आंसर ही निकल जाए, फिर तुम उसमें बोलो नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन मान के चलो कि एक तो मिल ही सकता है, और बुरी किस्मत हुई जैसे इसमें 2 हैं तो 2 भी मिल सकते हैं। ठीक है, एवरेज मेरे को एक तो मिला ही है असिस्टेंट ग्रेड 3 में, एक क्वेश्चन तो गलत मिला ही है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, एक किसान को उसकी सावधि जमा के खिलाफ 1,80,000 रुपए का ऋण मिलता है। ठीक है, सावधि जमा से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसकी जगह उसे 1,80,000 रुपए ऋण के रूप में मिल गए। ब्याज की दर ₹1.50 यानी कि ₹1.5 प्रति रुपया है।
प्रति रुपया यानी कि 100 पैसे पे उसे 1.5 रुपए मिल रहे, बस सिंपल सी इतनी बात है इस लाइन की कि 100 पैसे पे उसको पर ईयर पे 1.5 रुपए देना पड़ रहा है, वो पैसे देना पड़ रहा है। तो इसका कुछ और मतलब नहीं है, उसकी जो रेट परसेंट है वो 1.5% है, बस इसका सिर्फ इतना सा ही मतलब है। ठीक है, इस लाइन को पढ़ के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। उसका जो रेट परसेंट है वो 1.5% ही है बस। ठीक है, 2 वर्ष बाद के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। भाई मेरे से खाली चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 1.5% मेरे को रेट दे दी, ये तो बड़ा खतरनाक सा सवाल है। 2 साल की बात करिए, अब इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। मैंने आपको पहले भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर 2 साल की बात कर रहा है आप इसमें डाल दो a², यहाँ पे सिर्फ 2 अंक रखने हैं, बाकी हासिल चढ़ाना है। अगर 1.5% है तो मैं 1.5% को जब इसमें डालूंगा तो मेरा गड़बड़ होने के चांस थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि मैं पॉइंट्स में पजल हो जाऊंगा। ठीक कह रहा हूँ? मेरे को लगता है मैं ठीक कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं a² 15 का डालता हूँ तो मेरे को मिलता है कितना, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 2.25। 2 अंक रखूंगा तो यहाँ पे 2 अंक रख देता हूँ तो 25, तो 2 उधर चला जाएगा पूरा का पूरा, और 1.5 इंटू 2 यानी कि 3, 3 प्लस में 2 यानी कि 5, 5.25 आएगा, जो कि हमारा गलत है, ये तो नहीं आना चाहिए। तो ये वाला तरीका इसमें ना लगाएं, अगर आपके पास पूरी वैल्यूज नहीं है तो, प्रॉपर वैल्यू है तो ही ये तरीका लगाओ, वरना मत लगाओ। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया आपको। इसमें क्या लगाएं फिर, इसमें हमने एक ट्री मेथड पढ़ा था, हमने एक ट्री मेथड पढ़ा था कि 1.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 10, 5 से काट लेता हूँ, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/200। और अगर मेरे से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करिए तो मैं इसका स्क्वायर करके इसको प्रिंसिपल मान लेता हूँ कि लेट प्रिंसिपल 200 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 40,000। 40,000, ठीक है, प्रिंसिपल इतने को मान लेता हूँ। अगर प्रिंसिपल ये है तो पहले साल 3/20 के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाई में 3/20 कितना हो गया हमारा, 600। अगले साल फिर 600 मिलेगा, लेकिन क्योंकि कंपाउंड है तो इस 600 का भी 3/200 मिलेगा। ऐसे करके 3/200 यानी कि 6 दूनी 12, 36 18 मिलेगा है, सॉरी 3 दिया पे जाएगा ना, 9 मिलेगा। ठीक है, 9 मिलेगा, तो यहाँ पे इस 600 पे भी 9 मिल गया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्री। अब इसने सिर्फ मेरे से चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी है, तो सिर्फ मेरे से चक्रवृद्धि ब्याज की बात करिए, यानी कि इसकी बात करिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, 1209। कब है, जब हमने प्रिंसिपल को 40,000 माना है, लेकिन एक्चुअल प्रिंसिपल कितना है, एक्चुअल प्रिंसिपल तो मेरा 18,000 है, सॉरी 1,80,000 है। 1,80,000 की वैल्यू हमारे हिसाब से 4,000 है, 40,000 है, और हमें 1,209 की वैल्यू चाहिए। 1,209 की वैल्यू चाहिए तो हम इसको यहां से निकाल लेते हैं, इसको यहां से निकालेंगे तो इसको, चलो 4 जीरो से तो 4 जीरो खत्म हो गई, 4 से ये कितनी बार कट गया, 2 निम बार कट गया, और यहाँ पे 2 बच गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, आगे यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 ने 81 का 1, 8 हासिल, और 9 0 0, 8 का 8 ही 8, 9 दूनी 18 का 8, 1 हासिल, 9 एकम 9 1 10, 10 881/2। 2 से जब मैं इसे काटूंगा तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0 और 2 पंजे 10, 54,440 रुपये 50 पैसे हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्री मेथड का उपयोग हमने क्यों करा और इस वाले मेथड का उपयोग हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें पेपर में पजल नहीं होना है। अगर अगर इंटरेस्ट सिंपल उसमें नहीं है तो आप इस वाले मेथड का प्रयोग नहीं करें तो बेहतर है। सिंपल है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें डाल दो फटाफट निकल के आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, सब चीजें पता होनी चाहिए, रास्ते सब पता होने चाहिए। 19वें के बाद आते हैं हम 20वें क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं के बीच अंतर 1440 है, यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या का 10% है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने मान लिया कि 2 संख्याएं हैं, चलो इसी से लिख लेते हैं। एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो इसने मेरे को बोल दिया कि x माइनस वाई जो है 1440 है। फिर इस वाली कंडीशन में इसने बोल दिया कि x का 6% यानी कि 6/100,
वो बराबर है y यानी कि दूसरी संख्या के 10% के। अगर मैं इस 100 से इस 100 को काट दूं, इस 100 से इस 100 को काट दूं, तो मेरे और यहां से भी कट जाएगा, और ये 2 तिया और 2 पंजे काट देता हूं, तो मेरे को ये मिलेगा 3x इज इक्वल टू 5y। ठीक है, तो यहां से मेरा x अनुपात y कितना हो गया, x अनुपात y हो गया मेरा 5:3। ठीक है, x और y कितना हो गया मेरा 5:3 हो गया। एक्स वाई मेरा 5:3 हो गया, तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि इनका जो अंतर है वो 2 के बराबर है। 2 की वैल्यू मेरे को 14,400 दी है, सॉरी 1,440 दी है। तो मेरे को दोनों संख्याएं निकालनी है, तो मैं पहले एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2 से काटूंगा तो उसे 2 सत्ते 14, और ये आएगा 720। एक की वैल्यू अगर 720 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 3600। और मेरे को दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहाँ से नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें कि एक वैल्यू 3600 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू यहीं से हम उठा के लिख देते हैं 2160, जो कि हमारी सही है। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपको टेलीग्राम चैनल पे दोनों क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जो पीपीटीज क्रिएट करी है हमने, वो आपको उसमें मिल जाएंगे, तो वहां आप ज्वाइन हो सकते हो। और आपका कल ग्रुप अपडेट हो जाएगा शाम को 5-6 बजे तक। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। और कल जहां तक है 11 बजे तक आपकी दूसरी क्लास भी मैं डाल दूंगा। अभी बैठूंगा इसकी पीपीटी बनाने, इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी पीपीटी बना के सुबह 11 बजे तक मैं उसकी क्लास भी डाल दूंगा। शाम 5 बजे तक आपका ग्रुप भी अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और पीपीटी बनानी है जो संडे को काम आएगी। और एक आपका पोल क्रिएट करूंगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी एंड तक देख रहे हो, पोल क्रिएट करूंगा। आप सेकेंडरी सब्जेक्ट जो इस चैनल पे चाहते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर्स इसी महीने में खत्म करा दूं, क्यों, जिससे कि आपका मार्च में तो हेल्प जितनी हो गई हो गई। अप्रैल वाले जो पेपर्स आएंगे पीजीटी टीजीटी के जो आएंगे, या फिर और एलडीसी वगैरह के जो पेपर आएंगे, उनमें आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कल 11 बजे, और ग्रुप को ज्वाइन करके आप पीपीटीज ले लीजिएगा। कीप करूं या डिस्कार्ड करूं? डिस्कार्ड कर देता हूं। सॉल्यूशन क्यों चाहिए आपको, एक कीप कर लेते हैं। चलो आज कीप करके देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।